बुद्धू पीछे ना हटो, मुझे यरकमाल बनाकर निकलने की कोशिश करो, तुम घेरे में आ चुके हो। मेरे दिमाग को हैरानी का झटका लगा था। शायद वो मुझे धोखे से पकड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझ पर गोली चलाते हुए उन्हें भी झिझक हो रही थी। राज मैं कहती हूँ गिरफ्तारी दे दो वरना मैं गोली चलाने लगी हूँ। चिल्लाकर कहते हुए वो थोड़ा सा नजदीक हुई और तेज सरगोशी में बोली, कल घास चरने गई है बुद्धू। वो इतने करीब आ गई थी कि मेरी लात के हदूद में थी। मैंने एकदम जिस्म को बाएं झुकाते हुए दाएं पांव से उनके पिस्तौल वाले हाथ को निशाना बनाया। झुकने और लात चलाने में मैंने सुराग से काम लिया था, मगर यह ध्यान जरूर रखा था कि उनके हाथ पर जोर से चोट न लगे। पांव का हाथ से इत्तिसाल होते ही उन्होंने इस महार से पिस्तौल को दूर फेंका जैसे वो सच में पांव लगने से दूर जा गिरा हो। ममता दीदी के अक्कम में चंद मुसल्ला अफराद बरामद हो गए थे। मैंने एकदम ममता दीदी का बाजू पकड़कर मरोड़ा और उनकी पीठ को छाती से लगा लिया। साथ ही पिस्तौल की नाल उनकी कनपट्टी पर रखकर धमकियां में इस लहजा में बोला, अगर हरकत की तो गोली चला दूंगा। तुम इतने बेगैरत निकलोगे सलील कमीने, अपनी दीदी पर गोली चलाओगे? वो मसनूई गुस्से से चिल्लाई। इनका अंदाज देखते ही मुझे यकीन हो गया कि वो धोखा नहीं दे रही थी। मैं इत्मीनान से बोला, जिंदगी और मौत की लड़ाई में मुखालिफ कोई भी हो, जीत अपनी सलामती की कोशिश के हिस्से में आती है। वो थोड़ा सा मचली, मगर इन जैसी तरबियत याफ्ता एजेंट का अनाड़ीपन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करना वाजे कर रहा था कि वो मेरी गिरफ्त से नहीं निकलना चाहती। छोड़ मुझे, मैं कह रही हूं छोड़। मगर उनका बाजू मरोड़ कर एक हाथ से बाजू पर गिरफ्त जमाकर मैंने पिस्तौल की नाल उनकी कनपट्टी से लगाई हुई थी। मोहतरमा ज्यादा हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा, गिरफ्तार होने से पहले आपको अंजाम तक पहुंचा दूंगा। वो रोहानसा होती हुई बोली, तुम जैसे बेगैरत भाई के नाम पर धब्बा होते हैं। अगर इनकी जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। मैं उनके आदमियों को मुखातिब हुआ जो मेरे सामने आधे चांद की शक्ल में रुक गए थे। एक बोला, तुम घेरे में हो, बेहतर होगा खुद को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम लोग पीछे ना हटे तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक, वक्त जाया ना करो, कार में बैठो बुद्धू। ममता दीदी बज़ाहिर गुस्से में बुड़ाई जैसे मुझे कोस रही हूं। मैंने फौरन उन्हें आगे धकेला और गिनना जारी रखा। 2, 3, उल्टे कदम पीछे होना शुरू हो गए थे। कार चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। अगली निशिस्त का ड्राइविंग साइड के बजाय दूसरी जानिब का दरवाजा खोलकर मैंने ममता दीदी को अंदर धकेला और खुद भी अंदर हो गया। कार चलाओ, मैं जोर से दौड़ा, मगर ममता दीदी उससे पहले ही ड्राइविंग सीट की तरफ खिसक गई थी। मैं दोबारा दौड़ा, जल्दी करो वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। कार पहले से स्टार्ट खड़ी थी। हैंड ब्रेक छोड़कर उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। इनके आदमी मुड़कर हनुमान जी टावर की पार्किंग की तरफ भाग पड़े, यकीनन अपनी कारों की तरफ जा रहे थे। ममता दीदी तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए दूर जाने लगी। एक गली में घुसते ही उन्होंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से मेरा कान पकड़ा। क्या बकवास कर रहे थे? मैं मोहतरमा हूं। पिस्तौल गोद में रखते हुए मैं नदामत से बोला, सॉरी दीदी, जल्दी में बोल दिया। वो संजीदा हुई, अब वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी भारत आमद का मकसद फूटो। मैं अपना मिशन मुकम्मल कर चुका था। बगैर हिचकिचाए बताया, धर्मेंद्र शुक्ला की नवासी परमा को अगवा करने आया था, जो हमारे ब्रिगेडियर साहब की बेटी है। कसम ले ली दीदी, भारत सरकार को नुकसान पहुंचाने या किसी राज वगैरह की तलाश में बिल्कुल नहीं आया था। तो तशवीश से बोली, दीदी की जान, तुम्हारी जान को खतरा है। विघ्नेश शुक्ला तुम्हें और परमा को कत्ल कराने को पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है। करण चावला भी उसका साथ दे रहा है। तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। मैं मुतबस्सुम हुआ, आपके लिए तो करण चावला राही था ना। इनकी आंखों में नमी नमूदार हुई। अब नहीं रहा। मेरे राज का दुश्मन मेरे किसी जज्बे का अमीन नहीं हो सकता। मैं शाकी हुआ, दीदी मेरा दुश्मन तो वो शुरू से है। तब आपने भी उसका साथ दिया था। उन्होंने नफी में सर हिलाया, तब उसकी दुश्मनी भारत सरकार के मुजरिम के लिए थी। अब खुल गया है कि तुम शुक्ला के दुश्मन थे और आगे जिम्मेदारी देश की हिफाजत है, धर्मेंद्र शुक्ला जैसे गलीज की हिफाजत नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये पुलिस केस है तो उन्हें संभालने दिया जाए। यही बात मैंने करण को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों पर विघ्नेश शुक्ला ने 20 करोड़ की दबीज पट्टी बांध दी है। बज़ाहिर उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और दर पर्दा वो विघ्नेश से गठ छोड़ कर लिया। मगर ये नहीं जानता था सुनीता जायसवाल इतनी गई गुजरी नहीं है। अगर ओरा का मेजर है तो सुनीता बिर्रा की मेजर है और उससे कम रवाबत नहीं रखती। अगर तुम शुरू दिन से अपनी दीदी पर एतमाद कर लेती तो कम से कम मुझे अपने दिल पर जबर करके अजियत न सहना पड़ती। धर्मेंद्र शुक्ला जैसे खबीज को बचाने की खातिर मैं अपने राज को कभी जल्लादों के हवाले न होने देती। इस खबीज ने तो तुम्हारी दीदी पर भी गंदी नजरें काढ़ी रखी। अलबत्ता मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं थी कि हाथ टाल सकता। दीदी आप दुखी लग रही हैं। नीचे झुककर मैंने उनके स्टीयरिंग पर रखे हाथ को अकीदत से बोसा दिया। मेरा सवाल नजरअंदाज करते हुए मतलब की बात पर आए। मेरी कार में ट्रैकर लगा हुआ है और वो किलोमीटर भर का फासला रखकर हमारे पीछे आएंगे। दूसरा ट्रैकर तुम्हारे कोट के अक्कम में चिमटा है, इसलिए मेरी कार से उतरने के बाद भी तुम इनकी नजरों में रहोगे। वो बस इस इंतजार में है कि तुम परमा तक उनकी रहनुमाई करो
ताकि वो एक साथ दोनों को अंजाम तक पहुंचा दें। मैं हैरानी से हकलाया, मेरे कोट में ट्रैकर? वो इत्मीनान से बोली, वनुद कुमार ने लिफ्ट में घुसते ही चिपका दिया था। मैंने हैरानी जाहिर की, ट्रैकर चिपकाने के बाद इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? वो इत्मीनान से बोली, वो करण की चाल थी और ये तुम्हारी दीदी की तजवीज़ है। मैं बज़ाहिर तुम्हें पकड़ने पर जोर दे रही थी, मगर असल मकसद तुम्हें भगाना था। अगर वैसे ही जाने देती तो खतरे से आगाह कैसे करती? और तुम्हारे दोस्त नादर खान उर्फ नज्जू की तलाश भी जारी है। करण अपने ताई मेरी बेखबरी में मंसूबे बना रहा है, लेकिन सुनीता इतनी भी गई गुजरी नहीं कि उसके मंसूबों से लाइल्म रहे। मैं ताज्जुब से बोला, वो बेचारा पहले ही मनोज जोशी जैसे स्मगलर से भागा फिर रहा है, अब नई मुसीबत उसके गले पड़ रही है। नहीं, पुरानी मुसीबत ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज जोशी की हैसियत हाथी के इन दांतों की सी है जो सबकी नजर में रहते हैं। असल करता धरता विघ्नेश शुक्ला है। मैं फिक्रमंदी से बोला, अब क्या करूं? एकदम लगा कि मैं शदीद खतरों में घिरा हुआ हूं। अगर ममता दीदी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर दरमियान में ना आई होती तो करण चावला का परमा और मुझे ढूंढना जरा भी मुश्किल ना होता। वो खतरा अब भी मौजूद था, क्योंकि नज्जू के करण के हाथ में आते ही परमा के ट्रक तक रसाई मुश्किल न रहती। अब मुझे जल्द अज जल्द ट्रक तक पहुंचकर परमा को कब्जे में लेना था। मुझे बेहोश करके निकलने की करो, लिबास तब्दील करने के बहाने कोट उतार देना, और सॉरी कि तुम्हें इंडिया से निकलने में मदद नहीं दे सकती। करण मुझ पर शक कर रहा है और मेरी सरगर्मियों पर नजर रखता है। उसे भूल गया है कि एसएस की गोली से उसे किसने बचाया था। मैं महजूब हुआ। इसे कत्ल करने का इरादा नहीं था दीदी। भारत सरकार के किसी भी शहरी और सरकारी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाना ना तो मेरा मतमाए नजर है और ना मेरे मुल्क का कानून इसकी इजाजत देता है। यहां पर मैं दिफाई जंग लड़ा हूं और हत्तुल वसे कोशिश की है कि किसी की जान न दूं। इन्होंने हकीकत उगली, जान न लेते नाकारा तो कर देते। स्नाइपर की गोली से तो बाज़-औक़ात हमेशा की माजूरी मुकद्दर बन जाती है। और रहा तुम्हारी इत्तेफाकी जंग का बहाना, तो बुद्धू तरिंदर शुक्ला को गोली किसने मारी थी? वो लौरा ब्राउन की दुश्मनी की भीड़ चढ़ा, क्योंकि उसने लौरा के साथ जबरदस्ती की और उसे ब्लैकमेल करके हथियार हथियाने की कोशिश की। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि असले के गोदाम में जो धमाका हुआ था वो तरिंदर शुक्ला ने खुद करवाया था, ताकि अपनी नालायकी पर पर्दा डाल सके। इन्होंने हैरानी से पूछा, मैं समझी नहीं। मैंने अजमालन परमा के अगवा के बाद लौरा ब्राउन का मुतालबा और SR1 की खरीदारी का वाकया दोहरा दिया। उन्होंने तंसियां हुनकारा भरा, ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। डाका चीफ भी इसी के सामने भी बस था। बहरहाल अब मेरे सर में पिस्तौल का दस्ता मारकर भागने की करो और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये कहती हुई अपना हाथ मेरे सर पर रखकर वो शफकत से सहलाने लगी। मैंने कहा, अपना मोबाइल नंबर बता दें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया। मैंने कहा, परमा को किस मकसद से अगवा कर रहा हूं इस बारे किसी को कुछ ना बताना, बेफिक्र हो। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैंने अगली हदायत थी, हमारे अकब में एक मोटरसाइकिल की बत्ती नजर आ रही है, इसे रोकें। ममता दीदी ने कार की रफ्तार मध्यम करते हुए हाथ लहराना शुरू कर दिया। इनके कार रोकने तक मोटरसाइकिल सवार भी रुक गया था। ममता दीदी बोली, मैं तुम्हें रोकने का ड्रामा जारी रखूंगी, तुम एकदम पिस्तौल का दस्ता मेरे सर में मार कर निकल जाना। मैं इंसाफनी दीदी को तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। आपको बेहोश करने का तरीका मेरे पास है। यह कहकर मैं पिस्तौल थामे नीचे उतरा। मोटरसाइकिल सवार को अंदाजा नहीं था कि उसे क्यों रोका गया है। ममता दीदी चिल्लाई, राज ऐसा ना करो, गिरफ्तारी दे दो। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं वचन देती हूँ। बैग से बेहोशी का स्प्रे निकालकर मैं दीदी के करीब हुआ, जो मुसलसल मुझे रोकने की तरकीब दे रही थी। सॉरी दीदी, आपका मशवरे काबिल कबूल नहीं, अपना बहुत ख्याल करना। ये कहते ही मैंने बेहोशी का स्प्रे उसके चेहरे पर कर दिया। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर सर टेक दिया था। मुझे पिस्तौल बदस्त देख कर मोटर सवार के गया, प्लीज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बस तुम्हारा मोटरसाइकिल और गर्म जैकेट चाहिए। अब भगवान के लिए दया करो। बड़ी मुश्किल से पाई पाई जमा करके मोटरसाइकिल खरीदा है। वो रोने पर तैयार हो गया था। कितने का खरीदा है? वो अगला 70,000। मैंने $100 के 20 नोट उसकी चाहने बढ़ाए। ये $2,000 हैं। उम्मीद है इनसे 2 मोटरसाइकिलें खरीद सकोगे। और अब वक्त जाया ना करो, जल्दी करो। मुझे बेयकीनी से देखते हुए अगला, जी जल्दी करो, मैं धाड़ा। जी। नोट पकड़ते हुए उसने सुराज से कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपना कोट उतार कर मोटरसाइकिल के हैंडल पर रखा, उसका कोट पहनकर हेलमेट सर पर रखा और उसे हदायत देता हुआ बोला, जवान ये पुलिस की बड़ी अफीसर है और तुम्हारे लिए यहाँ से भाग जाना ज्यादा मुफीद रहेगा। फिलहाल मोटरसाइकिल छीनने का जिक्र भूल कर भी किसी से ना करना, वरना तफ्तीश करने वाले तुम्हें इन $2,000 से महरूम कर देंगे। तुम मोटरसाइकिल छीनने की रिपोर्ट थाने में जाकर करा देना, लेकिन इन पैसों का जिक्र किसी से ना करना। ये कहते ही मैंने किक लगाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गियर तब्दील करते हुए आगे बढ़ गया। पहले ममता दीदी की कार का ट्रैकर और मेरे कोट का ट्रैकर इकट्ठे थे। अब उनकी कार का ट्रैकर एक जगह रुकाया था, जबकि मेरे कोट पर चिपका ट्रैकर हरकत में था। बिलाशुबा ताक्कुब करने वालों को मालूम हो जाना था कि मैं कार से निकल गया था। इन्होंने ममता दीदी तक पहुंचने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने थे। मैं पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल को दौड़ाए जा रहा था।
सर्द हवा मेरा मिजाज पूछ रही थी। कार में हीटर ऑन था और एकदम हवा का सामना करना काफी दुश्वार लग रहा था। लड़के की जैकेट गर्म थी, लेकिन मोटरसाइकिल पर बैठकर तेज हवा का सामना करते हुए वो जैकेट अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। फरलांग पर जाती एक लिंक रोड बाएं मुड़ता नजर आया। मुझसे 3-4 गज आगे जाने वाले ट्रक ने बायां इंडिकेटर चलाकर मुड़ने का इंदिया दिया। ट्रक की बाड़ी खाली नजर आ रही थी। रफ्तार मजीद बढ़ाकर मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और अपना कोट उसकी बाड़ी में उछाल दिया। ताकुब करने वालों को मैंने नया हदफ दे दिया था। मैं इस वक्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर महवे सफर था, जो आगे जाकर मुंबई आगरा रोड से मिल जाती है। अगर मुंबई को नक्शे पर देखा जाए तो तकरीबन ऐसी चौकोर की शक्ल में नजर आएगा, जिसके शर्की गरबी अजला तवील है। शुमाल की समत इन दो अजला की निस्बत कम तवील है और जनूब की समत बिल्कुल छोटी रह जाती है, इतनी कम कि शहर को एक बेढंगी मुसल्लत से समझा जा सकता है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो शहर के मगरिब की जानिब जाकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाई पुकारी जाती है, इस सड़क ने शहर को चारों इतराफ से घेरा हुआ है। मुंबई को बाकी इंडिया से मिलाने को दो बड़ी सड़कें निकल रही हैं। एक मुंबई आगरा नेशनल हाईवे और दूसरी मुंबई दिल्ली हाईवे है। आगे जाकर इन सड़कों से और कई सड़कें निकलकर मुख्तलिफ शहरों को जाती हैं। नजू ने मुझे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे का पता बताया था, जबकि मैं उसे पीछे छोड़कर आगे आगरा रोड की तरफ बढ़ गया था। आगरा रोड और आगरा नेशनल हाईवे मुंबई से निकलने वाली दो अलहदा सड़कें हैं, जो 20-25 किलोमीटर आगे जाकर मिल जाती हैं और उससे आगे ये मुंबई आगरा नेशनल हाईवे कहलाती है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मैं आगरा रोड पर चढ़ गया। मोड़ काटते हुए दाएं हाथ बड़े प्लाजा नजर आए। मैं सड़क से उतरकर लेक सिटी मॉल में घुस गया। चंद लम्हों ही में बड़ा ओवरकोट, गर्म दस्ताने, मफलर, कंटोफ वगैरह खरीद कर दोबारा चल पड़ा था। मुझे जल्द अज जल्द ट्रक तक पहुंचना था। ट्रक को निकले काफी देर गुजर गई थी। मैंने नज्जू का नंबर मिलाकर मोबाइल फोन हेलमेट के अंदर उड़स लिया। कॉल वसूल करते हुए उसकी बकवास शुरू की। हेलो बास, यकीनन सफर अच्छा गुजर रहा होगा। देख लो कैसे सोफे जोड़कर लेटने की जगह तैयार की है। सारे रास्ते राजकुमारी के पहलू में लेटने का मौका मिलेगा। अब तो नज्जू की तारीफ कर दो। ऐसे रोमानवी जगह बनाने का इनाम मिस बोरी का मोबाइल नंबर तो बनता ही है ना। उसकी बकवास न रुकते देखकर मुझे कथा कलामी करना पड़ी। सुनो अहमक आदमी, करण चावला के आदमी तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं। बेहतर होगा चंद दिनों के लिए छुप जाओ। बब्बास, आपका मेरा गालबन ऐसा मजाक तो नहीं है? ये सच है। और ये बताओ तुम्हारा मोबाइल फोन कनेक्शन अपने नाम पर है? नहीं बास, ऐसी गलती नहीं किया करता। राब्ता खत्म होते ही मोबाइल फोन से छुटकारा हासिल करो। कोई और हुक्म बास? वो परेशान नजर आ रहा था। मैंने हदायत दी, अगर पकड़े जाओ तो विश्वास सिंह का जिक्र भूले से भी ना करना। अलबत्ता मेरे बारे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। कर्मा को पहचानने से इनकार कर देना। इसकी बजाय कहना कि तुम लौरा ब्राउन को मेरी साथ ही लड़की समझ रही थी। वो मरे मर लाजम बोला, ठीक है बास, और जनाजे में शामिल होने की पूरी कोशिश करना। कहीं ये ना हो कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते कि मसदाक जनाजे ही में शामिल ना हो पाओ। मैं इत्मीनान से बोला, दुआ ही कर सकता हूँ दोस्त कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और इसका जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता किया और सुजाता का नंबर मिलाने लगा। उसने पहले ही घंटी पर कॉल उठा ली थी। तशवीश भरे लहजा में बोली, हेलो, आप ठीक तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और सुनाओ, परमा को तो बिठा दिया था ना? उसने इकरार किया, हाँ, उसे सवार करवा के लौटी हूँ। काफी परेशान थी। मैंने तसल्ली दी कि बेफिक्र रहो, राजा पहुंच जाएगा। मैंने पूछा, ट्रक ड्राइवर से बात हुई थी? जी, उसे भी समझा दिया था कि आप रास्ते में बैठ जाएंगे। ट्रक पर तरपाल वगैरह बंधा था? डॉक्टर ने वाज़ेह निशानी बताई। तेज आतिशी रंग का तरपाल ट्रक की पूरी बॉडी को ढांपे हुए था। मतलब की बात मालूम करके मैं उसे समझाने लगा, अब अपने फ्लैट से हमारे रहने के सारे निशानात मिटा देना और किसी के सामने भूले से भी परमा या मेरा जिक्र न करना। सगे भाई को भी एतमाद में लेने की जरूरत नहीं, समझी? ऐसा समझो कि जैसे हम तुम्हारी जिंदगी में आए ही नहीं थे। वहन से मेरी फिक्र छोड़ो, अपना ख्याल रखना। और मैंने रस्मी कलमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसके बाद एक दो बार ट्रक ड्राइवर का नंबर डायल किया, मगर उसने कॉल नहीं उठाई थी। मेरे दुश्मन यकीनन उस ट्रक के पीछे लगे थे जिसमें मैंने कोट फेंका था। पहले एक दो नाकों को मैंने सड़क से उतरकर गलियों से गुजरते हुए बाईपास किया था, लेकिन दरियाए इलाहाज के पुल पर लगे नाके से गुजरना मजबूरी थी। अलबत्ता खैरियत गुजरी कि मुझे ज्यादा तवज्जो के काबिल नहीं समझा गया था, क्योंकि एक तो अकेला था, दूसरा मोटरसाइकिल पर था। पुलिस के हमरा कुछ मनहूस सूरतें भी नजर आई थी। दरियाए इलाहाज का पुल अबूर करके मैं टूल प्लाजा से गुजरा। भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी। एक बूथ के पास रुककर नौजवान लड़के के सामने मैंने मतलूबा ट्रक का नंबर लिख कर रखा। क्या आप बता सकते हैं इस नंबर का ट्रक किस वक्त यहाँ से गुजरा है? उसे जान छुड़ाना चाहिए। पता नहीं भाई, मैं थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी पर आया हूँ। यार, साथ वाले से पूछ लें, चाहे उसे मालूम हो। इस बार मेरे हाथ में 500 का नोट भी मौजूद था। अब लोग मेरा बस पीछे पड़ जाते हैं। नोट झपटते हुए उसने कंप्यूटर कीबोर्ड पर चंद उंगलियां मारी। उस नंबर की गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी। मैं परेशान होकर बोला, ये मुंबई आगरा नेशनल हाईवे है ना? उसने नफी में सर हिलाया, ये आगरा रोड है। मैं तशवीश से बोला, तो मुझे पीछे मुड़ना पड़ेगा।
उसने नफी में सर हिलाते हुए तसल्ली दी, करीबन 18-19 किलोमीटर आगे जाकर यह मुंबई आगरा नेशनल हाईवे से मिल जाएगा। मैं शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गया। थोड़ा फासला तय करके मैंने एक पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवाई और फिर चल पड़ा। सर्दी में इजाफा हो रहा था, लेकिन गर्म लिबास ने काफी बचत कर ली थी। मुंबई की आबादी काफी दूर दूर तक फैली है। मुजाफाती गांव भी अब शहर का हिस्सा ही लगते हैं। दरमियान में खाली जगह ही नहीं है कि शहर और गांव की आबादी में तमीज की जा सके। दो मुजाफाती शहर नवी मुंबई और थाने तो अब मुंबई में सम हो चुके हैं और इनकी अलग अलग पहचान ही मुमकिन नहीं रही। दरियाए इलाहाज का पुल अबूर करने के बाद ट्रैफिक काफी कम हो गई थी। मैंने रफ्तार इतनी बढ़ा ली कि जितना तेज मोटरसाइकिल को चला सकता था, ट्रक ड्राइवर का कॉल न उठाना मुझे ज्यादा परेशान कर रहा था। दो मर्दों के दरमियान अकेली लड़की का होना किसी अनहोनी का बायस भी बन सकता था। मुझसे गलती हुई थी। चाहिए तो ये था कि मैं डॉक्टर सुजाता ही को कहता कि वो ट्रक के पीछे पीछे अपनी कार लेकर चलती रहे और जो ही मैं एजेंसी से जान छुड़ा लेता, सुजाता से राब्ता करता और मेरे पहुंचने पर हम एक साथ ट्रक में सवार हो जाते। मगर बाज़ औक़ात तेजी में दुरुस्ती भूल जाती है। तब मैं खुद फंसा हुआ था और बर वक्त यही सूझा कि परमा निकल जाए तो मुझे अकेले मुंबई से निकलने में कोई मसला ना होगा। कभी ड्राइवर से इस जुर्रत की तवक्का अबस नजर आती कि वो परमा पर हाथ डालेगा, क्योंकि वो कंपनी का ट्रक था और परमा की हैसियत एक सवारी जैसी थी। वो परमा की असलियत से वाकिफ था या नहीं, इसे अमीर लड़की समझता था या मुफलिस, ये बहस बेफायदा थी। मुख्तसर ये कि इन्हें परमा को छेड़ने की सूरत जवाब देना पड़ जाता और जब इंसान के दिल में अंदेशा छुपा हो तो वो गुनाह पर जरी नहीं होता। एक और परेशान कुन सोच ने मेरे तजिए की नफी की, मगर अकेली खूबसूरत लड़की पर गंवार ड्राइवर और उसके साथी का राल टपकाना भी बाइद अज क्यास नहीं है। औरत का हुस्न शबाब जब दिमाग पर सवार हो जाए तो मर्द अमूमन बुरे भले की तमीज नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा हो जाता तो मेरी सारी जिंदगी अंसारी साहब या परमा को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, क्योंकि ट्रक का इंतजाम मेरी सवाबदीद पर हुआ था। परमा मेरी जमानत पर ट्रक में अकेले सवार होने पर राजी हुई थी और उसे पेश आने वाले किसी भी हादसे की जवाबदारी मेरे खाते में जाना थी। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी और उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से मेरी सोचें महवे परवाज थी। दिमाग जब मुतजाद ख्यालात की आमाजगाह बन जाए तो ऐसा ही होता है। मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आने लगी। मोबाइल फोन अगर वाइब्रेशन पर ना लगा होता तो मुझे घंटी न सुनाई देती। रफ्तार कम करते हुए मैंने मोबाइल फोन जेब से निकाला। स्क्रीन पर जगन्नाथ ट्रक ड्राइवर लिखा देकर इत्मीनान भरी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। महाराज आप कहाँ हैं? मुझे छोड़ो, अपना बताओ कि कहाँ हो और कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? उसने कहा मैं अटगांव रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर आगे होटल मिडवे पर रुका हुआ हूँ और माजरत आपकी कॉल नहीं सुन सका। पीछे शाहपुर गांव का साइन बोर्ड पड़ा है, अब किसी से मालूम करके बताता हूँ कहाँ पहुँच गया हूँ। इतनी देर में मैं एक होटल के करीब पहुँच गया था। फौरन पूछा, ये होटल राजकरण है, नाम सुना हुआ है? करीब ही आ गए हो, हम 9-10 किलोमीटर आगे होंगे और एक छोटा सा मसला भी बन गया है। मैंने बेसब्री जाहिर की, क्या हुआ, लड़की तो ठीक है ना? वो जल्दी से बोला, जी महाराज वो बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना मसला है, यहाँ आ जाए मैं समझाता हूँ। होटल मिडवे सड़क के बाएं यानी करबी जाने वाक़ है। राब्ता मुनक़ता करके मैंने दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। 9-10 किलोमीटर का फासला 10-12 मिनट में तय हो गया था। अटगांव रेलवे स्टेशन से गुजरकर मैं सड़क के बाएं जानिब मुतवज्जा हो गया। रेलवे स्टेशन सड़क के साथ साथ ही जा रही थी। जल्दी होटल मिडवे का बोर्ड नजर आ गया। वहां चंद कारें और 3 ट्रक खड़े थे। गहरी आतशी रंग की तरपाल मुझे दूर ही से नजर आ गई। ट्रक के करीब मैंने मोटरसाइकिल रोकी। एकदम सुकून सा महसूस हुआ था। सर्दियों में मोटरसाइकिल की सवारी बलाए चांद ही है। सड़क की जानिब 2 और आदमी गर्म चादरें ओढ़े कुर्सियों पर बैठे थे। यूं लगे जैसे पार्किंग की निगरानी कर रहे हो। एक आदमी ट्रक के साथ खड़ा था। मुझे लगा शायद वो ड्राइवर या उसका मददगार है। बोलने में पहल उसी ने की थी। अनूप मिश्रा, मेरा नाम पुकारते हुए उसने तस्दीक चाही। मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, लड़की कहाँ है? तो उसने ट्रक की तरफ इशारा किया। अंदर ही है। मसला क्या है? मैंने होटल की तरफ कदम बढ़ाने से गुरेज किया था। उसने तेज लहजे में तफसील बताई, जिसका लुबे लुबाव यही था कि होटल के मालिक का पांडे गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक भूषण पांडे के साथ रकम का कोई तनाजा था और जब तक पांडे होटल के मालिक से बात करके मसला हल नहीं करा था वो ट्रक को आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अपने 2 आदमी उसने ट्रक रोकने ही को बिठाए हुए थे। मैं मुस्तफसर हुआ, इस मसले में मैं क्या कर सकता हूँ? वो साफ गोई से बोला, अगर आपको जल्दी है तो होटल के मालिक या पांडे जी से आपको खुद बात करना होगी। उस्ताद जगन ने तो चादर ओढ़कर चारपाई संभाल ली है। मैं ऐसा कुछ जरूर करता अगर मेरा ट्रक पर मजीद सफर करने का इरादा होता। कारण चादला से कुछ बाइद नहीं था कि कब नज्जू की गर्दन दबोच लेता और उसके बाद इस ट्रक को तलाशना जरा भी मुश्किल ना होता। ड्राइवर का नंबर लेकर फौरन से पहले उसकी जगह के बारे मालूम हो जाता। मैंने बेपरवाही से कहा, जरा सी जहमत करके लड़की को नीचे उतारो और अपने मसाइल खुद हल करो। क्या मतलब? उसने हैरानी जाहिर की। मैं तंजिया लहजे बोला, जनाब मेरे पास पांडे जी के मामलात को देखने का वक्त नहीं है, तो बेहतर होगा मैं कोई और जरिया ढूंढूं।
उसने खुशगवार हैरानी से पूछा, यानी आप लड़की को साथ ले जा रहे हैं और आप ट्रक पर सफर नहीं करेंगे? इरादा तो यही है, आप मेहरबानी करें। मैंने ट्रक की तरफ इशारा किया। बेनियाजी से कंधे उचकाता हुआ ड्राइवर कैबिन के साथ जुड़ी लोहे की सीढ़ी पर पांव रखता ऊपर चढ़ा और एक कोने से तरपाल हटाकर उसने पुलछड़ी छोड़ी। बेबी नीचे आ जाओ, तुम्हारे शौहर आ गए हैं।